सभी दर्शकों का हमारे इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। मैं निखिल सबलानिया। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, दशरथ हिंगुनिया जी, जिन्हें आप दशरथ हिंगुनिया जी के नाम से भी जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपको भी जय भीम जय भारत। नमो बुद्धाय। जी। तो मैं थोड़ा सा दशरथ जी का विवरण आपको दे देता हूँ, बाकी आगे तो दशरथ जी बताएंगे, क्योंकि दशरथ जी का पहला कार्यक्रम है हमारे साथ। और हमारे दर्शक भी सर आपके बारे में जानेंगे। तो दशरथ जी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एपीआई के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिल्ली के प्रभारी हैं। और मेरे मित्र हैं कई सालों से। हालांकि हम पर्सनली तो एक बार ही मिले, लेकिन वैचारिक रूप से और फेसबुक पे और फोन पर हमारी पुरानी मित्रता है। तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप आइए और आपकी पार्टी के बारे में, आपके बारे में, आपके कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा सा हमारे चैनल पे भी लोगों को बताइए। तो सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कृपया करके आप बताएंगे कि आप कब से पार्टी से जुड़े और आप कहाँ से हैं, और आपका का पेशा क्या है, और किस तरह से कार्य चल रहे हैं। निखिल जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दर्शकों से अपील है कि आपके चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो आपने सवाल पूछा है, मैं अपने स्तर पर इसका जवाब देना चाहूंगा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर जिले का रहने वाला हूँ, जयपुर में रहता हूँ। 52 नॉर्थ एवेन्यू हरमाड़ा घाटी मेरा निवास स्थान है। और मैं जो है आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब है, मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली का मैं प्रभारी भी हूँ। और 2014 में जो है पार्टी को रजिस्ट्रेशन मिला। हालांकि 2013 में हमने अप्लाई किया था पार्टी के लिए। और 2014 में जब से हमें रजिस्ट्रेशन मिला है, तभी से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 2014 का लोकसभा चुनाव भी जो है सांकेतिक तौर पर जो है अलवर लोकसभा क्षेत्र से लड़ा था। और इसके अलावा अभी 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है, वो भी मैंने जयपुर ग्रामीण से आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले ही लड़ा है। तो राजस्थान की जो जिम्मेदारी है वो मेरे पास में है। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारी जो पार्टी है वो राजस्थान में पूरे जो है वोटिंग परसेंटेज के आधार पर 5वें नंबर पर रही थी। तो ये एक छोटा सा पार्टी का है वो परिचय है। बाकी संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, अम्बेडकरिज्म और कॉस्मो ह्यूमनिज्म और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पर बेस्ड हमारी, यानी कि एक तरह से ये राजनीतिक पार्टी है, यूनिक पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है ये। जी। तो आप सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए हैं, या आप कुछ व्यवसाय या पेशे से भी जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं पहले जो है पीजी कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था मैं। और मैं कई जगह रहा हूँ। लेकिन मैंने 2018 में मैंने प्रिंसिपल की जो पोस्ट है मैंने उससे रिजाइन कर दिया था। और 2018 में ही मैं इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना था। जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती थी कि मैं सर्विस भी करूं और फिर जो है लोगों की सेवा या पार्टी का, यानी कि एक तरह से जो है नेतृत्व कर सकूं। तो ऐसी स्थिति में जो है मैंने अपने प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उससे मैंने रिजाइन कर दिया। और अब मैं पूरी तरह से, यानी कि एक तरह से पार्टी संगठन का, साथ ही साथ अम्बेडकर मूवमेंट मिशन का, बाबा साहब की विचारधारा का, संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता की विचारधारा का जो है वो मेरा प्रचार प्रसार है वो करता हूँ कि हमारा देश जो है वो देश और दुनिया में आगे बढ़े। यही, यानी कि एक तरह से हमारी जो है वो विशेष रूप से जो है हमारा प्रयास है वो रहता है जो है। जॉब छोड़ के सामाजिक और राजनीतिक मिशन में आना, ये तो एक बहुत बड़ा बलिदान है जो आपने दिया है। ऐसा तो बहुत कम लोग होता है जो करते हैं। मतलब, तो क्या प्रेरणा कहाँ से मिली, ये डिसीजन कैसे लिया आपने, देखिए, इतना बड़ा डिसीजन। हाँ, ये भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प घटना है मेरे जीवन का। और ये मैं इसे टर्निंग टर्निंग पॉइंट कहूंगा। मेरे एक साथी मित्र हैं, घनश्याम गौतम जी, जो कि चाकसू के रहने वाले हैं। वो पेशे से टीचर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो हम क्या है, 2008 से हमारी मित्रता थी, लेकिन हम 2013 तक जो है 5 साल तक फिर वापस, यानी कि एक तरह से जो है एक दूसरे से जो है वो दूर हो गए थे। कहीं ना कहीं पर मेरा नंबर है वो मिस कर चुके थे, और मेरा जो है जो है मैं उनका नंबर मिस कर चुका था। तो यहाँ पर उस समय जयपुर में मैं अपने यहाँ पर मकान का जो काम है वो चल रहा था। उसी दौरान जो है अपने कुछ साथी मित्रों के साथ में वो मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर जयपुर आए, जब उनको पता चला कि मैं जयपुर हूँ और यहाँ पे हूँ मैं।
तब वो मेरे घर पे आते हैं और उन्होंने उस समय मुझे संघ एम्बस के बारे में बताया था, और विजय मानकर साहब के बारे किनके में बारे बताया में था बताया मुझे, था इनके सर, बारे में। किनके बारे में? संघ एम्बस और विजय मानकर साहब के बारे में। संग एम्बस एम्बस, यानी अच्छा। ए, हाँ संघ एम्बस, एम्बस AIMBSCS, इसको संक्षिप्त में जो है वो यानी शॉर्ट नेम है इसका एम्बस। इसका जो है पूरा नाम है ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ। यानी एक ऐसा ये एक संघ बनाया गया था जिसकी 24 विंगों की परिकल्पना की गई थी, और इसी में यानी कि एक तरह से इसकी एक पॉलिटिकल विंग थी, जो कि अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है वो इसकी बनी थी जो वो। तो संघ एम्बस के प्लान के बारे में उन्होंने बताया मुझे, और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये एक बहुत बड़े विद्वान है, विजय मानकर साहब, अम्बेडकरिज्म के ज्ञान विज्ञान मानवता के कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के जो है वो जबरदस्त अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है वो लीडर हैं। तो आपको उनके सानिध्य में है वो जाना चाहिए, और वहां पर आपको 8 दिन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो मैं मुझे यानी कि एक तरह से जो है बड़ा अटपटा लगा था जब उन्होंने मुझे ये बात कही कि यार घनश्याम जी आप कैसी बात करते हैं। हालांकि मैंने उनको रियलाइज नहीं करवाया, लेकिन मेरे मन में ये भाव था कि घनश्याम जी भी पता नहीं कैसी बातें करते हैं। मैं यार पीजी कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, मैं नेशनल और इंटरनेशनल के सेमिनार अटेंड करता हूँ, मैं करवा जो है वो है ना। और बड़े बड़े जो है प्रोफेसर्स हैं, जो है एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, ये जो है हमारे सानिध्य में रहते हैं, और हम यानी कि एक तरह से इस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो घनश्याम जी जो है मुझे इस प्रकार की बात कह रहे हैं, तो जो है हालांकि बाबा साहब का मैं फॉलोअर था ही, मैं भी जानता था, और मैं ये भी मानता था कि मैं बहुत बड़ा अम्बेडकराइट हूँ, यानी कि एक तरह से बाबा साहब के समान, बाबा साहब के जैसे जो ज्ञान उनको प्राप्त था मुझे भी प्राप्त है, बाबा साहब के बारे में भी मुझे काफी कुछ नॉलेज है। लेकिन मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ठीक है, आप भेजना चाहते हो तो मुझे भेज देना, मैं चला जाऊंगा वहां पे जो है वो। तो चलिए ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि मेरा नागपुर का रिजर्वेशन करवा दिया, और उन्होंने अच्छा मैंने लापरवाह बस ऐसे ही कहा था, मैंने कहा कि मैं जा तो नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से यानी कि एक तरह से उन्होंने मेरा रिजर्वेशन वगैरह करवा दिया, और जो है मेरी सीट बुक करवा दी, क्योंकि उस समय क्या है कि केवल 80 लोगों को ही जो है वो सिलेक्ट करते थे पूरे ऑल इंडिया से, ऐसे सिलेक्टेड लोगों को जो वहां पर उसमें ट्रेनिंग में जाए, प्रशिक्षण ले, और फिर बाद में इस मिशन के ऊपर, इस विचारधारा के ऊपर जो लोग काम कर सके, ऐसे लोगों को ही बुलाते थे। तो अब ऐसी स्थिति में मेरे सामने ये धर्म संकट तब पैदा हो गया जब उन्होंने मेरा रिजर्वेशन करवा दिया और मुझे जाना था उस दौरान जिस समय दीपावली का ब्रेक आता है। तो मेरे लिए दीपावली अपने आप में मायने नहीं रखती थी, लेकिन उस समय मेरे कॉलेज के जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरे जा रहे थे, और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर रहनी बहुत जरूरी थी। तो मैंने स्टाफ की जो छुट्टियां है वो मैंने खुद ने कैंसिल कर दी थी, और मैंने कहा था कि भैया अपने को ये जो है अपने को ये जो काम है वो करना है। लेकिन उन्होंने उसी दौरान मेरा ये रिजर्वेशन करा दिया। तब फिर मैंने उनको बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी सीट है वो बुक करवाई है, और आपको तो जाना चाहिए, ये कई कई बातें उन्होंने जो है वो कही। तो मैंने धर्म संकट में मैंने कहा कि ऐसा करता हूं मैं, 1-2 दिन के लिए जाके आ जाता हूँ और फिर वापस बैक हो जाऊंगा। तो ये सोचकर और फिर मैं चला गया वहां पे। अब जाने के बाद में मैंने ये देखा कि वहां पर जाते ही वहां पर यानी कि एक तरह से जो है इसके 4 यानी कि एक तरह से जो है वो स्टेप हैं। सबसे पहले दीक्षा दी जाती है अम्बेडकरिज्म की। तो पहले जो है वो दीक्षा, फिर शिक्षा, फिर उसके बाद में परीक्षा, और परीक्षा के बाद में समीक्षा। ये 4 स्तर से एम्बस में उस समय जो ट्रेनिंग होती थी उससे व्यक्ति है वो गुजरता था, और इन 4 स्तर से गुजरने के बाद में उस व्यक्ति को एक उपाधि दी जाती थी, और वो कहलाता था संघ एम्बस का ऑर्गेनाइजर। तो जैसे ही यानी कि एक तरह से उन्होंने दीक्षा दी, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार मैं 8 दिन तक रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि दीक्षा में उन्होंने इस ओथ दिलाई थी कि भाई आप 8 दिन तक कहीं जा नहीं सकते। तो यार मैंने कहा कि ये तो पहले से यानी कि एक तरह से बांध रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ा ये मुश्किल हो गया कि मैं रुकूंगा कैसे। लेकिन फिर मैंने ये सोचते हुए कि यार इतने लोग बाहर से आए हुए हैं, और अच्छे यानी कि एक तरह से जो है बहुत अच्छे लोग हैं वो पहुंचे थे, तो मैंने ये सोच कर कि चलिए अपन भी रुकते तो हैं, फिर बाद में जो है बात कर लेंगे जो है वो, कि इस प्रकार की मेरी मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद में साहब फिर उसके बाद में वो जो शिक्षा चालू हुई, यानी अम्बेडकरिज्म की जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम जो है
विजय मानकर साहब ने जो शुरू किया वो इतना शानदार और इतना डेप्थ वाला था कि मैं तो अपनी जो कॉलेज के जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो भरने का जो प्रोसेस है वो तो भूल गया। और स्टाफ को मैंने फोन कर दिया कि भैया आप जो है ये फॉर्म वॉर्म जो है वो आप भरवाइए, मैं बाद में एक साथ में आके और बैठ के दिन रात जो है उनके साइन कर दूंगा, क्योंकि उस समय मेरे पास में 4800 के लगभग स्टूडेंट थे टोटल जो है वो कॉलेज में। तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। और उनके फॉर्म जो है उनको आगे यानी कि एक तरह से कंप्लीट करके और उनको अग्रेसित करना था, फॉरवर्ड करना था। तो ये बड़ी यानी कि एक तरह से वो दुविधा पूर्ण स्थिति थी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जो है वो फिर वो पूरी मैंने 8 दिन की ट्रेनिंग की। और उस ट्रेनिंग में मैंने अम्बेडकरिज्म को वास्तव में सही अर्थों में जाना कि अम्बेडकरिज्म है क्या। और वहीं पर उन्होंने यानी कि एक तरह से इसका एक प्लान तैयार किया था, जिस प्लान का नाम था नेशनल प्लान टू सक्सीड इन अम्बेडकरिज्म 2006 टू 2036, यानी एक 30 साल का उन्होंने टाइम बाउंड प्लान है वो तैयार किया था। और मैंने वहीं पर यानी कि एक तरह से जाना कि अम्बेडकरिज्म है क्या, यानी अम्बेडकरिज्म को यानी कि एक तरह से उन्होंने जिस शानदार तरीके से उन्होंने परिभाषित किया, हमें सिखाया, हमें ये बताया कि अम्बेडकरिज्म इज ए मूवमेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ मैन इन दिस लाइफ, suffering in the insulted, inhuman, irrational, unscientific, unjust, and unequal social order to establish right relationship between man, human beings, and biosphere in an ideal society, equality, liberty, fraternity, and justice based on the new revolutionary ideology of humanism, that is मानुष्य and मानवतावाद। यानी अम्बेडकरवाद है वो अपने आप में इसी जन्म में मानव की मुक्ति का वो आंदोलन है जो कि असमान सामाजिक व्यवस्था से, अत्याचार, उत्पीड़न, दुखी जो मानवता है, इस मानवता की मुक्ति का आंदोलन है वो अम्बेडकरवाद है, जो कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधार पर एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करता है। ऐसे आदर्श समाज को की निर्माण की जो व्यवस्था है उसको जो है अम्बेडकरिज्म या अम्बेडकरवाद कहते हैं। और यही अपने आप में मानवतावाद है, यही अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है वो संविधानवाद है। तो ये जो बातें हैं और इस प्रकार की जो अम्बेडकरिज्म का जो 30 साल का जो नेशनल प्लान था, जिसे संघ एम्बस का अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहा जाता था। मैं कहा जाता था शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस समय जो ट्रेनिंग शुदा जो लोग हैं उन्होंने यानी कि एक तरह से अपने स्वार्थों में और तुच्छ यानी कि एक तरह से क्षुद्र स्वार्थों में यानी कि एक तरह से जो है वो शामिल होकर और वास्तव में इतने बड़े मूवमेंट को उन्होंने उन लोगों ने खत्म कर दिया। इसलिए मैं ये बात है वो कह रहा हूँ कि आज हम संघ एम्बस के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संघ एम्बस की विचारधारा पर ही आधारित जो पार्टी है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, उसके ऊपर हम अभी एट प्रेजेंट है वो काम कर रहे हैं। ये बात है। आप पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल बने, तो थोड़ी सी अपनी शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या शिक्षा ली, इस मुकाम तक आप हाँ इस शिक्षा के जरिए जी जी, पहुंचे। देखिए मैं बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में से निकला हुआ व्यक्ति जी, हूँ। आपके पिताजी, दादाजी, मेरा माताजी। मूल गांव मेरा हाँ, मेरा मूल गांव है वो देवागाबास है, बदाल के पास में। बदाल के पास में किशनगढ़ रेनवाल के पास में मूल गांव देवागाबास है। और मेरा बचपन है वो वहीं पर बीता है। 10वीं तक की एजुके 5वीं तक की एजुकेशन तो गांव में ही, 5वीं उस समय प्राइमरी स्कूल थी, वहां पर मेरी एजुकेशन हुई है। 6th क्लास वहां से 4-5 किलोमीटर दूर एक जो है बड़ा कस्बा है बधाल, उस बधाल में 6ठी से 10वीं तक की एजुकेशन मेरी वहां पर हुई है। और फिर उसके बाद में चूंकि मेरे जो फादर हैं वो बाद में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में है वो एम्प्लॉय बन गए थे, उसमें नियुक्त हो गए थे। लेकिन ये बाद में हुआ था। तो फिर मेरी आगे की जो 10वीं के बाद की जो एजुकेशन है वो जैसलमेर की है, क्योंकि उस समय मेरे पिताजी है वो जैसलमेर पोस्टेड थे। तो मेरी 11वीं और 12वीं की एजुकेशन वहां पर राजकीय स्कूल में, सागरमल गोपाल राजकीय स्कूल में जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर मेरी हुई। और जो मेरी कॉलेज एजुकेशन है वो भी जैसलमेर में ही जो है एसबी के कोठारी गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर है वो वहां पर मेरी हुई। और फिर मैंने जो है वो 1 साल का मैंने लाइब्रेरियन का मैंने जो है डिग्री कोर्स किया था जोधपुर में। और वहीं पर फिर मैंने पीजी की थी पॉलिटिकल साइंस में। उस दौरान मैं जो है वो आईसीएस की और आरएस की तैयारियां है वो कर रहा था। तो फिर मेरे मन में यानी कि एक तरह से ये आया कि यार हम तैयारी तो कर ही रहे हैं, क्यों ना यानी कि एक तरह से मेरी पीजी में ठीक ठाक मेरी अच्छी परसेंटेज थी, तो अपन पीएचडी भी कर लेते हैं।
तो फिर मैंने यानी कि एक तरह से वहां पर जो है वो मैंने पीएचडी की। मेरा पीएचडी का टॉपिक था द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू अकाली दल। यानी अकाली दल को मैंने यानी कि एक तरह से उस समय विशेष रूप से चुना था, वो ज्वलंत मुद्दा भी था उस समय जो है वो। तो उसके ऊपर मैंने जो है वो मैंने अपनी पीएचडी की। और पीएचडी करने के बाद में फिर मैं यानी कि एक तरह से कॉलेज एजुकेशन में जो है वो आ गया जो है। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा है। तो मेरा जो है वो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाला जो है वो आपने कॉन्सेप्ट तो किस पीछे रह गया। और फिर या जी, आपने पीएचडी किस वर्ष में करी थी? मैंने 2002 में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। जी। तो हाँ जी। अब तो आप पूरी तरह से पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं। मैंने भी विजय मांकर जी के काफी सारे वीडियो देखे। मेरे पास एक युवक जी आया करता था कई सालों पहले, 2018 से पहले। वो मेरे पास 2 बार आया था। दोनों बार उसने मुझसे पूछा था कि आपके पास विजय मांकर जी ने कोई वॉल्यूम्स निकाले थे शायद, बाबा साहेब जी के स्पीच हाँ के या कुछ ऐसा या उनकी कुछ थे ऐसे वॉल्यूम्स। तो मैंने कहा, "भी मेरे हाँ पास तो नहीं है, लेकिन आपको उनकी पार्टी में ही करने पड़ेंगे।" अच्छा, एक दौर था जब अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का, मैं अभी भी सिंबल आपका कोट है, बाबा साहेब जी का कोट हाँ, हाँ हमारी पार्टी का तो चुनाव मैं चिन्ह दर्शकों को बताना अभी चाहूंगा, हमें हालांकि, हाँ, कोर्ट ही हमने ले रखा है, हालांकि एपीआई। स्थायी नहीं है। अच्छा, जी अभी है? हाँ, बिल्कुल अभी भी हम हाँ। यही है। और मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं। जी 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 जी। एक्चुअल में क्या है कि हमने आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया नाम है वो इस बेस पे रखा था कि इससे एक विचारधारा को जो है वो आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन चूंकि भारत का जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं जातिवादी है, और उसमें जाति धर्म या विचारधारा की एक कमी को वो ढूंढ लेता है। वो उसकी अच्छाई को नहीं ढूंढता, वो उसकी कमी को ढूंढ लेता है। हालांकि अम्बेडकरवाद या अम्बेडकरिज्म क्या है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो विचारधारा है वो अम्बेडकरिज्म है, अम्बेडकरवाद है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये हमें ये बहुत मतलब ये कहा कि यार आपने पार्टी का नाम है वो गलत रखा है। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो शिकायतें की। तो आप पहले से आइडेंटिफाई हो जाते हो कहीं ना कहीं पर, आप यानी कि एक तरह से जो है जातिवादी विचारधारा को जो है वो प्रमोट कर रहे हो, हालांकि हमारा ये इंटेंशन नहीं था। तो इसलिए अभी हमारी 30 मार्च 2025 को नागपुर में हमारी जो है जो जनरल बॉडी की और हमारी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी है पार्टी की है, उसकी हमारी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में हमने जो है वो आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का जो नाम है वो अब चेंज करने की प्रक्रिया शुरू की है। और जल्द ही चुनाव आयोग से, हालांकि हमने चुनाव आयोग को जो है इसका प्रपोजल भेज दिया है। हमारी नीति, हमारे आयाम वही है, लेकिन अब नाम है वो पार्टी का नया होगा। अब वो नाम हमने 5 नाम है वो भेजे हैं, समय आने पर हम उनको डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी यानी कि एक तरह से जो है वो अब चुनाव आयोग के पाले में है कौन सा नाम यानी कि एक तरह से हमें मिलता है। तो उसके हिसाब से हमारी आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, हालांकि विचारधारा के आधार पर यानी कि एक तरह से वही स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के आधार पर, मानवता के आधार पर हमारी पार्टी आज भी उसी प्रकार से काम कर रही है और करेगी आगे भी। लेकिन जो है अब नाम उसका अलग रहेगा। ठीक है, जी। आपने नाम तो बदला, लेकिन भारत में जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं जातिवादी फैला रही है, लेकिन जातिवाद तो जो भारत में है वो बाबा साहेब जी ने तो उसको खत्म करने की कोशिश करी है। ये पता नहीं लोग कैसे सोच लेते हैं ऐसा लोग। जातिवाद तो जी है ही ना, जातिवाद तो पहले से बिल्कुल उपस्थित बिल्कुल। है। अच्छा चलिए, आपने नाम तो बदल दिया, मैं मान सकता हूँ, और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी 2024, मैं अपना लोगों को भी और आपसे भी साझा करता हूँ कि हम्म। मैं इसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कंटेस्ट नहीं किया था, मैं जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी से था। लेकिन जी। मैंने ये देखा, हालांकि वोट मुझे ठीक ठाक मिल गए थे, लेकिन हाँ, लोग ना वो आइडेंटिफाई करते हैं आपको फिर भी। लेकिन अब प्रॉब्लम हम्म। ये है कि नाम बदलने के बाद भी आइडेंटिफिकेशन से कैसे आप जूझेंगे, कैसे लड़ेंगे उससे, उसका विरोध कैसे कर नहीं, पाएंगे? एक एक्चुअली क्या है कि आइडेंटिफिकेशन तो ये तो कटु सत्य है, वो आपके साथ में जुड़ा रहेगा। देखिए, हम आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया वो कोई जाति धर्म विचारधारा की यानी कि एक तरह से आधारित अपने आप में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो केवल एक वर्ग विशेष के लिए हो। ये भारत के पूरे 140 42 करोड़ जितने लोग हैं उनकी सबकी पार्टी है। ये संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार, अम्बेडकरिज्म और कॉस्मो ह्यूमनिज्म पर आधारित पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस रूप में यानी कि एक तरह से जो है वो पार्टी उसी रूप में रहेगी
ये ज्ञान विज्ञान को विशेष रूप से यानी कि एक तरह से महत्व देती है, मानवता को विशेष रूप से महत्व देती है। और आज पूरे देश में जो है वो इसी चीज की सबसे ज्यादा और नहीं, सख्त आवश्यकता है। सिंबल भी बदलेंगे कि फिर आप अपना? नहीं, तो सिंबल हमारा लोग यही लोग रहेगा। तो कहेंगे ये सिम सिंबल इन्होंने जो कोर्ट का लिया है, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का कोर्ट है, ऐसा बोलेंगे, फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं 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 नहीं, देखिए बाबा साहब अपने आप में इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, और हम ये चाहते हैं कि वो पर्सनैलिटी हमारे साथ में जुड़ी रहे। और चुनाव चिन्ह कई बार क्या होता है कि नाम में वैसे थोड़ा मैं बहुत फेरबदल हो जाता मुझे है, मैं लेकिन आपके चुनाव चिन्ह जो है वो नहीं बदला जाता है। चुनाव चिन्ह बहुत सारी पार्टियों ने जैसे नाम बदले हैं, लेकिन उनके चुनाव चिन्ह उन्होंने वही रखे हैं, तो चुनाव चिन्ह हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और मतलब, कोर्ट अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है ना, एक शिक्षा का, एक एजुकेशन का, एक इंटेलिजेंसी का प्रतीक है, तो इसलिए हम कोर्ट को चुनाव चिन्ह के रूप में हम रखेंगे। लेकिन हमने भारत में ये भी देखा कि बीएसपी, जो कि सबको पता था कि बाबा साहेब जी के आदर्श पे चलती है, उसको तो सबने बहुत मतलब पसंद किया था। और मैं बताता हूँ, मैं भी हाल ही में बरेली गया था, जो कि मेरे एक फ्रेंड है, जो कि वैसे तो मैं जाति नहीं मानता, बट एक इत्तेफाक है कि वो ब्राह्मण है। तो उनके जो परिवार के सदस्य आए थे, उनमें बहुत उत्सुकता थी कि मायावती जी कब हम्म। दोबारा से सत्ता में आएंगी। तो हम्म। एक और चीज, मैं एक आपको तो वैसे ज्ञान होगा इस बात का, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि बाबा साहेब जी ने जब सबसे पहली बार पार्टी बनाई 1935 के जी। बाद, 35 के इलेक्शन में उन्होंने शायद हम्म। कंटेस्ट किया था, 36 में इलेक्शन थे। पार्टी हम्म। बनाने के 6 महीने बाद उन्होंने बॉम्बे में 17 सीटें लड़ी। मतलब अभी तो आप हम जी। पार्टी का नाम रखने के ऐसा सोच रहे कि बाबा साहेब का नाम, लेकिन खुद जब बाबा साहेब जी खड़े हुए, पार्टी उनकी, तो वो 17 में से उनकी 15 सीटें जीत गए थे। हाँ, नहीं और जो देखिए, बॉम्बे उन्होंने में, जो मुंबई में भी शेड्यूल्ड जो, कास्ट फेडरेशन के नाम से नहीं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं उन्होंने। थी तब, नहीं नहीं तब नहीं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनी है आजादी के बाद, और फिर बनी है आरपीआई। उससे पहले थी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। हाँ, लेबर, राइट 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 राइट, बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छा, सही कह रहे हैं, उस समय हाँ लेबर। और राइट राइट। जब उन्होंने आजादी के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, मतलब तब बाबा साहेब जी भी जिंदा थे, और शेड्यूल कास्ट हम्म। फेडरेशन भी नाम था। एक्चुअली उसकी उस समय मुस्लिम लीग और हिंदू सभा और बाबा साहेब की पार्टी, हिंदू इन महासभा। तीनों का, हिंदू महासभा का कोलैबोरेशन था इनका। उस समय भी जो हम्म। बाबा साहेब जी की आज बड़ा लोग कहते हैं ना, हार हो गई, हार हो गई, उस हार हम्म। में उनका जो अपोनेंट था वो महाराष्ट्र का एक चमार था। और जो महाराष्ट्र के चमार महारों को नीचा दृष्टि से आज भी देखते, तब भी देखते थे। लेकिन तब भी बाबा साहेब जी को हम्म। 1,28,000 के आसपास वोट मिले थे, और मात्र 12 या 14 हजार वोट से वो हारे थे, जिसमें कांग्रेस ने भी पूरा अपना जोर लगाया था और बाकी दलों ने भी अपना हम्म। पूरा जोर लगाया होगा। तो मेरे को लगता है जो उनको हिंदुओं ने भी, जो उच्च वर्ग के हिंदू है, उन्होंने उनको वोट दिया, अन्यथा इतना वोट उनको नहीं मिलता। एक ये जो चीज जोड़ दी है ये बाबा साहेब जी के साथ, एक ये भी हमें लगता है कि एक इसके ऊपर भी बात लोगों को समझानी पड़ेगी कि बाबा साहेब जी तो जाति तोड़ना चाहते थे, जोड़ना चाहते, जो जाति की प्रथा है उसको तोड़ना चाहते थे, जातियों को जोड़ना मतलब एक समाज बनाना चाहते थे। तो अब आप कुछ बताएंगे कि पिछले चुनावों में, जैसा आपने बताया कि 5वें नंबर पे आपकी पार्टी कौन से चुनाव में आई थी? 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 की, और अभी जो, 2000, हाँ 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 12-13 पार्टियों ने पूरे राजस्थान में जो ये चुनाव हो लड़ा था। लेकिन हम राजस्थान में जो है वो 5वें नंबर पर है, वो रहे थे हम जो है वो। तो कितना ये तो प्रतिशत यानी कि वोट, एक तरह से वोट प्रतिशत कितना था, कितने कुल वोट कितने मिले थे? हमें 0.53% टोटल जो वोट है वो मिले थे, है ना। तो जितने जो वोट मिले थे उसके हिसाब से बीएसपी को उस समय 1%, 1.04% वोट मिला था, हमें इतना वोट मिला था। तो खैर वो तो यानी कि एक तरह से उस बेस, बीएसपी है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भी थी। लेकिन हम तो पहली बार यानी कि एक तरह से लोकसभा का चुनाव प्रॉपरली लेकिन जब यानी कि एक आप तरह से ऐसे फाइट सीधा कर रहे थे, बीएसपी का हालांकि। ही वोट गिराते हैं, तो जो ऑलरेडी एक लोग जो बीएसपी के फॉलोअर्स हैं, आपको नहीं लगता है सीधा बीएसपी का नाम लेने से वो लोग नाराज हो जाते हैं? नहीं नहीं, अब मैं बीएसपी की कोई छवि को नहीं, गिराने बात का यह है ना प्रयास कि नहीं कर रहा हूं। मैंने तो ये कहा कि एक स्पेस के बीएसपी अपने अंदर आप है। में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। उसका वोट इतना इसका इतना परसेंटेज वोट रहा था, तो उसके मुकाबले में हमारा वोट है वो इतना रहा था, मैंने ये बात बताई है। क्योंकि मैं तो ये तो। बहुजन मुक्ति पार्टी की मैं कुछ मीटिंग्स में अटेंड करी थी। तो बहुजन मुक्ति हम्म। पार्टी ने जब कंटेस्ट किया था, तो वहां पे जो जी। महाराष्ट्र के युवा आए थे ना, तो वो युवा ये कहते थे कि जब हम जाते हैं कैंपेनिंग करने, तो लोग ऑलरेडी हम्म। बीएसपी से जुड़े हुए हैं,
तो वो लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम बीएसपी से तो है, फिर तुम क्यों आ रहे हो? तो ये प्रश्न आपको नहीं लगता आपके सामने भी आएगा? मतलब मैं, हम ये नहीं, नहीं, एक वोटिंग परसेंटेज में हम एक बात नहीं करते, पर एक वैचारिक रूप से आया आपके सामने मुद्दा कभी? नहीं, ये बातें बिल्कुल आती हैं और आती भी रहेगी, आगे भी आती रहेगी। क्योंकि जब बाबा साहब ने आरपीआई बनाई थी, तो देखिए 1956 का जो चुनाव है वो बाबा साहब ने आरपीआई के बैनर तले लड़ा था। लेकिन जब कांसीराम जी ने डीएस 4 और जब बीएसपी बनाई थी, तो कांसीराम जी से भी ये पूछा गया था कि जब आरपीआई हमारी पार्टी बनी हुई है तो आपने छप्पन डीएस में, फोर और फिर छप्पन में उसके बाद में इलेक्शन बीएसपी नहीं, क्यों बनाई? नहीं है। 56 में इलेक्शन नहीं लड़ा था। आरपीआई बनाने के 15 दिन बाद वो गुजर गए थे। नहीं, बाबा साहब ने चुनाव एक बार आरपीआई के बैनर तले, उनकी शायद जहां तक पार्टी ने मुझे लड़ा मालूम है, होगा, उन्होंने बाबा साहब लड़ा तो था। नहीं, बाबा साहब नहीं थे, क्योंकि वो पार्टी बनाने के 15 दिन बाद गुजर गए थे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, शायद हो सकता है उनकी मैं गलत पार्टी हूँ। ने कंटेस्ट किया होगा। हाँ, लेकिन लेकिन बाबा साहब ने जब 1900, ये जो 56 वाला चुनाव लड़ा था, तो चुनाव हार गए थे बाबा साहब। छप 52 में हुआ चुनाव। 1956 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नहीं, लोकसभा का चुनाव 52 में और हुआ है, और 52 के पहला 52 में हुआ है, और फिर उसके 5 साल बाद हुआ होगा 57 में। 56 में चुनाव ही नहीं अ, हुआ। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने ना हाँ, अभी एक, हाँ अभी उन्नीस सौ मैंने एक बावन वीडियो वाला बनाया चुनाव, है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जस्ट अभी 2-3 दिन हाँ पहले, तो उसमें मेरे को ही तभी पता चला। मुझे भी नहीं हाँ, पता हो था। सकता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल कोई ठीक नहीं, ये बात तो कह रहे हैं देखिए आप फैक्ट जो। है, वो तो याददाश्त से आते जाते हाँ रहते हो, कोई बात नहीं। मेन मुद्दा ये है हाँ कि अब जैसे आप पार्टी का नाम भी चेंज कर रहे हैं, आपको लगता है लोगों जी। के दिमाग में एक ये पूर्व धारणा है कहीं ना कहीं है। तो जो राजस्थान में, तो अब आपका जो काम है वो राजस्थान में है। तो वहां पर जो हिंदू है, दूसरे हिंदू हैं, जी। चाहे वे किसी भी वर्ग में आते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता लेना, पर वो चाहे अगड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों या हाँ, आदिवासी पिछड़े समाज हों के, जी। तो उनको जोड़ने के क्या कार्यक्रम कुछ शुरू हुए हैं अभी आपके क्षेत्र में, आपके राजस्थान में, नहीं, आपके बहुत राज्य सारे में? लोग जो है, नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं अपनी पार्टी से जो है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से जुड़े हुए हैं। और पार्टी की विचारधारा को और पार्टी के कार्यक्रम को, इसकी पॉलिसी प्लान को एप्रिसिएट भी करते हैं और इससे प्रभावित भी है। बस ये है कि अभी यानी कि एक तरह से पार्टी को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं है। जब तक एक बार संसद में हमारी एंट्री नहीं होगी, विधानसभा में एंट्री नहीं होगी, तो हम उस पॉलिसी प्लान के ऊपर प्रॉपरली हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक बार जनता से और प्रदेश की जनता से, देश की जो जनता है, वो हमारी ये अपील है कि आप एक बार, जैसे बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, जब तक वो संविधान सभा में नहीं पहुंचे थे तब वो संविधान सभा के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए, इस देश के लिए काम नहीं कर पाए, संविधान निर्माण के लिए कोई काम नहीं कर पाए। ठीक इसी नहीं, प्रकार से लेकिन मेरा वो ये तो मानना सही है, है। वो तब तक नहीं पहुंचे, नहीं कर हाँ पाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उनके जो 5 साल थे, जिस बीच उन्होंने संविधान बनाया, उस काल से अगले 5 साल के अंदर उन्होंने 3 जो है ना वो एजुकेशनल सोसाइटीज खड़ी करी थी उसी काल के दौरान। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो जी। ठीक है, हम जब आएंगे तब करेंगे, हर कोई ये कहता है जब हम आएंगे तब करेंगे। आएंगे तो नहीं नहीं, तब हमने तो जब बिना आपका सत्ता कुछ में। संपर्क कैसे बना रहे हैं आप वहां पर, मतलब पर्सनली लोगों से मिल रहे हैं, आपके मीडिया कार्यक्रम चल रहे हैं, कोई अखबार चल रहा है आपका राजस्थान में, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, पंचायतों के थ्रू जुड़ रहे हैं, आरडब्ल्यूए के थ्रू जुड़ रहे हैं, क्या कार्यक्रम चल रहा हाँ, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी की जो सदस्यता अभियान, हमारी पार्टी की विचारधारा, उनके बीच में पहुंच और उनके बीच में हम छोटी जो सभाएं करते हैं या उनके बीच में जो मीटिंग करते हैं, उनके माध्यम से हमारी यानी कि एक तरह से पार्टी की जो विचारधारा जो है वो उन तक पहुंचती है और वो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं। अब रही बात यानी कि एक तरह से बिना सत्ता में रहते हुए हमने अब तक यानी कि एक तरह से क्या किया है। जैसे आपको पता होगा कि अभी मुद्रा लोन है वो काफी यानी कि एक तरह से चल रहा है, काफी फेमस है। इस मुद्रा लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो मानकर साहब ने दिया था। और पहली बार शायद 2015 में यानी कि एक तरह से मुद्रा लोन की डिमांड वो की थी। तो उस समय हालांकि 75,000 करोड़ है वो मुद्रा लोन का जो है वो उन्होंने जो है वो चार्टर है वो दिया था। लेकिन पहली बार जो है सरकार ने इसमें 10,10,000 करोड़ का मुद्रा लोन जो है वो सैंक्शन किया था। हालांकि बटा नहीं इतना, लेकिन शुरुआत हुई। और आज यानी कि एक तरह से जो मुद्रा लोन है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो वीकर सेक्शन है उनके उत्थान के लिए और उनको एंटरप्रेन्योर और उनके यानी कि एक तरह से रोजगार के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारी देन है। इसके अलावा जैसे छोटे जिलों के संदर्भ में यानी कि एक तरह से बात रखना है, साथ ही साथ जो है और भी ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं।
तो उनके ऊपर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने काम किया है। हमने 15 से ज्यादा चार्टर हैं वो दिए हैं। हमने 15 जो बिल है वो संसद को बनाकर हमने दिए हैं, जिसमें 10 बिल तो केवल और केवल आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर है। और यदि इलेक्टोरल रिफॉर्म का ये कॉन्सेप्ट यदि इस देश में लागू हो जाता है तो सच्चे अर्थों में भारत में यानी कि एक तरह से प्रतिनिधिक लोकतंत्र है वो स्थापित हो पाएगा। और नहीं, इसमें तो ये ना आप यानी बना कि के एक तरह उनको से दे रहे हैं और वो उसको लागू कर देंगे, वो तो कहेंगे जी हमने क्या, इससे आपको क्या मिलेगा? लोगों को कहीं नहीं पता चलेगा, नहीं, लोगों को तो ये हम ये लगेगा कि बात आपकी सही है कि उनका प्रचार तंत्र, उनका मीडिया तंत्र वो अपने आप में यानी कि एक तरह से बहुत ज्यादा हावी है। इसलिए वो उन बातों को अपना टेक नहीं, पर लगाकर उनको नॉलेज तो प्रचारित आप है दे वो रहे हैं ना उनको प्रसारित वो हावी कर रहे होने हैं के वो। लिए, उनको अपनी इज्जत बनाने के लिए। तो आप सारी चीजें तो आप अपनी उनको दे रहे हो, फिर ये तो आप सत्ता में आओगे तब आप करना। नहीं नहीं, देखिए कुछ काम ऐसा है कि आपको विपक्ष में रहते हुए भी देश की भलाई के लिए, जनहित के लिए आपको करने चाहिए। जो आपकी क्षमता में है, जो आपकी सामर्थ्य में है। आप सत्ता में तो आएंगे तब आएंगे, जब आप संसद में पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। लेकिन आपके ये जो जनहित से संबंधित काम है, देश हित से संबंधित काम है, वो अपने आप में रुकने नहीं चाहिए। अच्छा। आज भारत की हम यदि वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो भारत अपने आप में यानी कि एक तरह से कहने के लिए तो पांचवी जो है विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो काउंट होता है, गिना जाता है। लेकिन क्या वाकई में भारत है वो विश्व की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है? तो मैं ये कहूंगा कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में पर कैपिटा इनकम है वो विकसित देशों के मुकाबले में, आप अमेरिका ले लीजिए, जापान, जर्मनी ले लीजिए, इवन चाइना जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उनके मुकाबले पर हम जो है वो बहुत नीचे है। आज हमारी तकरीबन जो है वो 2500 डॉलर के लगभग पर कैपिटा इनकम है, लेकिन अमेरिका में यही 80,000 डॉलर के लगभग है। तो कहां पर यानी कि एक तरह से मैं तुलना, आपसे हम पांचवी इकोनॉमी कहाँ हो गए अभी? आर्थिक मुद्दों पे एक अलग कार्यक्रम करूंगा, अभी मेरे को एक कार्यक्रम खत्म जी करना होगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि जैसे आप दिल्ली के प्रभारी हैं और राजस्थान के राज्य के अध्यक्ष हैं, अगर आपसे जुड़ना हो, आपकी पार्टी से जुड़ना हो या बाकी राज्य के लोगों को जुड़ना हो, तो किस प्रकार जुड़े? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत से लोग मेरे पास कई कई पार्टीज के लिए फोन करते थे, अभी तो नहीं करते, पहले करते थे, और मुझे पता ही नहीं यार मैं किसका बताऊं। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग उनके देखिए ऑफिस जाते हैं, कोई मिलता नहीं है उनको। तो कैसे आपको संपर्क कैसे करें, आपकी देखिए पार्टी मैं, से कैसे जुड़े? आप वो ऐसे जो भी दर्शक, ऐसे साथी जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, वो फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो है हमारे लिंक है, मानकर साहब के जो है अम्बेडकर पार्टी ऑफ यानी इंडिया के नाम फेसबुक पे से है मैंने उनके। देखा आपके तीन तीन मेरे को ग्रुप और पेज दिख गए। एक नहीं, जो नंबर नहीं बड़े है कोई, वाला जो ऐसा कोई ग्रुप है नंबर नहीं है एक्चुअल कोई में, जो पार्टी का नंबर हो, दो तीन नंबर नहीं क्यों नहीं, नहीं है? बिल्कुल नंबर है, वो वो नंबर भी बता मैं अभी दीजिए, आपको वो शेयर बढ़िया करता हूँ। रहेगा। हाँ, मेरा मेरा वैसे पर्सनल नंबर है, वो है 6377875730। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, 6377875730। ये मेरे यानी कि एक तरह से जो है मेरे नंबर है। इसके अलावा जो है हमारे दिल्ली में भी प्रभारी हैं, दिल्ली में भी हमारे पार्टी के जो है पदाधिकारी हैं, भीम सिंह जी हैं। इसके अलावा जो है सुनील तो मेघवाल जी हैं, अब तो खैर महेश कोई नहीं, बेनवाल जी आपसे ही हैं, संपर्क एडवोकेट करेंगे। सतीश चंद्रा जी हैं। आपका नंबर आ गया, आगे आप रेफर कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल जिनको भी बिल्कुल। संपर्क करना है, अगर पार्टी ज्वाइन करनी है, और मैं ये बता दूं कि मैं इनसे मिला था आई थिंक 2018 में। और 2018 में यस मैंने राइट। आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिसपे मैं बाद में चर्चा करूंगा कि हम बाबा साहेब जी के नाम पे पार्टी बनाते हैं या जो भी पार्टी बनाए, एक मुद्दा ये है कि लोगों की नैतिकता कैसे सही हो। जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग भ्रष्ट हो गए आपके एम्बस में ही, कल को हो सकता है कोई भी सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगले कार्यक्रम में इस पर, और जो आपने मेरे को बड़ी अच्छी बातें लिख कर भेजी आर्थिक नीति पर, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी पार्टी का और अच्छे से विकास हो। और मैं सब लोगों से ये कहूंगा कि विजय बानकर जी जो नहीं जानते, उनके वीडियो जरूर देखें यूट्यूब पर जाकर। दशरथ जी, आपने देखा, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अंबेडकर जी भी एक बार गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्रिंसिपल बन गए थे, ये उनकी सेकंड पोस्ट थी। इससे पहले वो प्रोफेसर बने सिद्धनम कॉलेज बॉम्बे में, वो उन्होंने छोड़ी, और उसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट छोड़ी। और ऐसी दशरथ जी, आपने भी प्रिंसिपल की पोस्ट छोड़ी, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आपने किया है समाज सेवा के लिए। देश को जाति और धर्म से उठकर ऐसे महानुभवों को पहचानना चाहिए जो देश के लिए सच्चा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।